जय हिंद दोस्तों। रोशन आनंद सर के बिहार पुलिस वाला पैड टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये टेस्ट न्यू टेस्ट है जो कि यह 27/5/2024 से स्टार्ट हुआ। कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखिएगा और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोशन आनंद सर के द्वारा ये कराया गया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख लेते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। यह प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, जुरेसिक युग में। कब हुआ था? जुरेसिक युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी। तो जुरेसिक युग में जो कि गोंडवाना लैंड के टूटने के क्रम में प्रारंभ हुआ था और इसी युग में डायनासोर का भी युग भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। और क्रिस्टेशियस काल में डक्कन ट्रेप का भी निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का इटवा नगर किस नदी तट पर स्थित है? बताइए किस नदी तट पर स्थित है? यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, यह स्थित है यमुना नदी पर। कहाँ है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी अन्य नाम याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, कानपुर है, फतेहपुर है, कन्नौज है, बलिया है, बिजनौर है, सहारनपुर है, इत्यादि है। तो इतना याद रखिएगा, गंगा नदी के किनारे ये सभी बसे हैं। उसके बाद गोमती नदी का पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। ताप्ती नदी पर गोरखपुर, ताप्ती नदी पर गोरखपुर। और यमुना में आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, 0.15%। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, ध्यान रखिएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार ही देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल जो कि 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.15% है, जिसमें 2019 के आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि प्रामणि क्रांति संबंधित है। प्रामणि क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा, भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन को ही प्रामणि क्रांति कहा जाता है। तो इसका याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से अन्य नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। सेफ्रॉन क्रांति जो कि केसर उत्पादन से संबंधित है। और अगर पूछेगा स्लेटी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और अगर पूछेगा कि हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है। और प्रामणि क्रांति जो कि यह भिंडी उत्पादन से है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन है। इसमें बताइए सत्य कथन कौन है? इसमें सभी सत्य हैं। देखिए कह रहा है कि यह बर्फ़ से निर्मित होती है। उसके बाद कह रहा है कि इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ़ पाया जाता है। यह भी सही है। उसके बाद इसका खोज कब हुआ था? तो खोज भी याद रखिएगा, खोज हुआ था 1992 में। खोज कब हुआ था? 1992 में। यह भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास का जन्म स्थल माना जाता है, ध्यान रखिएगा, किसको? यह माना जाता है मिस्र को। किसको माना जाता है? तो मिस्र को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। और कपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उपज है, किंतु वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन उपोष्ण क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फैसलाबाद को। किसे कहा जाता है? फैसलाबाद। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कहा जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है, और इसकी स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ण कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो याद रखिएगा। और देश का चमन क्वेटा तथा कलात फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सेमरी करम की चट्टानें पाई जाती है। सेमरी करम की चट्टानें पाई जाती है। यह पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, रोहतास में। कहाँ पाई जाती है? रोहतास में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यह किया जाता है कोसी नदी हो जाएगा यहाँ पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम गोसाई धाम नेपाल में होती है। और यह भागलपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई याद रखिएगा 260 किलोमीटर है। कितनी है? 260 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि डिक्की बोर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों के असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? यह प्रस्तुत की गई थी, ध्यान रखिएगा, सर हेस्टिंग्स इस्मा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है, ध्यान रखिएगा, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव कहलाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? यह प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, यह प्राप्त है अनुच्छेद 25, 26 इसमें प्राप्त है। ये भी सही है। और अनुच्छेद 27 में भी, अनुच्छेद 28 में भी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। तो यह किया है सितंबर 2017 से। कब किया है? सितंबर 2017 से। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है, ध्यान रखिएगा, यह प्रावधान करता है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? यह जब्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा, 1/6 भाग। कितना जब्त हो जाती है? 1/6 भाग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में लगभग 15,000 की जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। यह बताई गई है, ध्यान रखिएगा, यह बताई गई है अनुच्छेद 304 में, अनुच्छेद 304 में। और ऐसे मामले में राष्ट्रपति ना चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि ढेबर आयोग का संबंध है, ढेबर आयोग का संबंध किससे है? यह संबंध है, ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह को, जो कमज़ोर जनजाति समूह है उससे यह संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्यों का वर्णन किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 243 क में, 243 क में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। इसमें बताना है असत्य कौन है, गलत कौन है। बताइए इसमें गलत कौन है। पहला कह रहा है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, जो कि 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है। बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद बी नंबर देखिए, कह रहा है कि JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूरा असत्य ही पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी ये सही है। तनख्वाह समिति कोर समिति चुनाव कानून एवं चुनाव सुधार से जुड़े तमाम मामलों की जांच करता है। और डी नंबर कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि चुनाव सुधार हैं। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि यह हुआ था 1990 में। और इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह कब गठन हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1998 में। JS वर्मा समिति 2013 में। और तनख्वाह कोर समिति 2010 में। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग और मैथ का इसका सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो टेलीग्राम आप लोग चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका PDF भी मिल जाएगा, कंप्लीट PDF आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं इसका PDF आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी बना सकते हैं आप लोग आसानी से, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाएगा। केवल हम लोग मैथ और रीजनिंग को छोड़ देते हैं, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और इसका एग्ज़ाम में वेटेज भी बहुत ही कम है। ये दोनों मिलाकर लगभग 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 10-15 नंबर। तो उसको भी अलग से सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ से जितने हैं सब छोड़ देते हैं। ये लो तो फिगर वाला है, इसको आप लोग देख कर भी बता सकते हैं। जैसे कि 21 का क्या कह रहा है कि एक कागज़ को तीरों द्वारा प्रदर्शित बिंदु रेखा पर मोड़ा जाता है और फिर काटा जाता है, तो मोड़ खोलने के बाद वो कागज़ कैसा दिखेगा। देखिए कुछ फिगर में इस तरह दिया गया है। ये फिगर है, ये मान लीजिए पेपर है, इसको फोल्ड किया गया है, फोल्ड करके फिर काटा गया है, तो कैसा दिखेगा? यह दिखेगा, ध्यान रखिएगा, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसको फोल्ड किए हैं तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी एक दिखेगा, जैसे कि यहाँ से बनाए थे हम, यहाँ से सीधे ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो यहाँ एक होगा और एक यहाँ होगा। तो ऐसा ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी ही में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये आकृति वाला क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं आसानी से। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति तथा 4 उत्तर आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित प्रश्न आकृति है। यह है, ध्यान रखिएगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका भी राइट आंसर बी ही आएगा। क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट का देखिए।
इसमें भी देखकर आप लोग बता सकते हैं। कह रहा है कि चारों उत्तर आकृति में कौन सी एक आकृति प्रश्न में दी गई प्रकृति को पूरा कर सकती है, बताइए। या प्रकृति दिया गया, बताइए इसमें कौन सही है। इसका राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिगर के अनुसार अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ये मैच करेगा, जैसे कि यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट फिगर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनें। इसमें विषम देखना है, यानी कोई अलग होगा, इसमें से जो अलग होगा उसी को छोड़ना है। तो बताइए इसमें कौन होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द है। वह एक कहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है, उसके बाद वहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन पास प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तीनों जो है ये ए सी डी ये तीनों प्रश्नवाचक शब्द है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है तीनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना कब किया गया। क्रिसिल का स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा क्रिसिल का स्थापना 1987 को किया गया था। कब किया गया था, 1987। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। कुल सदस्यों की संख्या है 33 से। कितना है, 33 से, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, 33 से। तो ये जीएसटी परिषद जो कि केंद्र सरकार के लिए कितना है, 33 से। अगर पूछेगा राज्य सरकार के लिए तो 31 हो जाएगा। राज्य सरकार के लिए कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। राज्य सरकार के लिए कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। जैसे कि केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व कौन करता है, अध्यक्ष जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री, और सदस्य इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत किया था, ध्यान रखिएगा, सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और राजकोषीय घाटा किसी सरकार के खर्च की तुलना में उसके राजस्व में कमी को संदर्भित करता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल व्यय और कुल राजस्व यानी उधार को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 28 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई, बताइए कब प्रारंभ की गई थी। यह प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखिएगा, यह की गई थी कब, 2021 में। कब की गई थी, 2021 में, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पूरा डेट अगर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, 24 अप्रैल 2021। और इसी दिन को ही पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य संपत्ति संबंधित विवादों और कानूनों मामलों को कम करना भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकारी प्राप्ति इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। और परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को भी लागू करना था, और समाज में आर्थिक समानता तथा न्याय की स्थापना भी करना था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्रमुख उद्देश्य थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये किस अनुच्छेद में यह किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 266 सेकंड में, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेंटर बस्टिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में शामिल किया गया था। यह शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, यह शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ शामिल किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। और कब शामिल किया गया था? 1982 में। और भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत वित्तीय वर्ष जो कि 2005-6 के बीच हुआ था, जो कि आम बजट के से की गई थी, ध्यान रखिएगा। और सरकार द्वारा निर्मित ऐसा बजट जो संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन लिंग के आधार पर करता है और जेंडर बजटिंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। यह किया गया है, ध्यान रखिएगा, लगभग 3 बार किया गया था। कितना बार? 3 बार। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। प्रथम बार जो कि यह हुआ था 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। और क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद पंचवर्षीय विकास मॉडल अपनाने के कारण ही भारत पर विदेशी ऋण का भार बढ़ गया था। भारत में विदेशी ऋण यानी कर्ज का भार बढ़ गया था। उसी प्रकार दूसरा जो कि 5 जून 1966 को रुपये का उन्मूलन किया गया था, जब 1962 चीन के साथ युद्ध हुआ था और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के कारण तथा देश में सूखे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और भारत पर विदेशी ऋणों की भी वृद्धि हो गई थी। तो इसके फलस्वरूप भारतीय रुपये का उन्मूलन किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 बार हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2 बार तो बता दिए, तीसरी बार देख लीजिए। तीसरी बार जो कि यह हुआ था कि 1 एवं 3 जुलाई 1991 को यह तीसरी बार रुपये का उन्मूलन किया गया था और यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश का उदाहरण नहीं है। इसमें बताना है कौन आवेश का उदाहरण नहीं है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए इसमें पहला तो सही दिख रहा है। कह रहा है कि कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना, ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, ये भी सही है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो सी वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगता है, गलत हो जाएगा। लेकिन ये डी वाला भी सही है। कह रहा है कि अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, ये सही है। क्या है? ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 2 गैसों का अनुभार क्रमशः M1 तथा M2 है, उनमें से ध्वनि की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हो तो सही संबंध होगा। इसमें सही संबंध यानी देखिए फार्मूला पूछ रहा है जो कि V1/V2 हो जाएगा, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2। उसके बाद √M2/M1 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक किस में होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किस में होता है? तो यह सबसे ज़्यादा होता है पानी में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? पानी में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, पानी में कितना होता है विशिष्ट ऊष्मा? 1 कैलोरी, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल में कितना होता है? तो 0.60 कैलोरी, बर्फ़ में 0.50 कैलोरी और तारपीन के तेल में जो कि 0.42 कैलोरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? किसने किया था सबसे पहले किया था, ध्यान रखिएगा, रोमन ने। किसने किया था? रोमन ने किया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी।
सर्वप्रथम रोमन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ही ज्ञात कर दिया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विशिष्ट चालकता की एसआई मात्रक, एसआई इकाई पूछ रहा है विशिष्ट चालकता का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसमें तो सभी सही दिख रहा है, पर ओम पर मीटर, उसके बाद महो पर मीटर, उसके बाद सीमेन पर मीटर, ये सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो कि यह क्या है, एंटीमनी है। क्या है, एंटीमनी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पूछेगा तो ये उसमें हो जाएगा बिस्मथ, एंटीमनी, चांदी, तांबा, जिंक, सोना, सीसा, जल, अल्कोहल, हवा, हाइड्रोजन इत्यादि, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आ जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद अनिचुंबकीय अगर पूछ देगा तो यहाँ हो जाएगा प्लेटिनियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये अनुचुंबकीय में हो जाएगा। लौह चुंबकीय में कौन कौन हो जाएगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इनके मिश्र धातु, इनके मिश्र धातु हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरियम प्लेटिनो साइनाइड का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यह कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के, दादा भाई नौरोजी के कहने पर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय ने नेता अमेरिका की यात्रा की थी। बताइए, भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी, किसने किया था। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय। किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। इन्होंने मैजनी, गैरीबल्डी, शिवाजी एवं कृष्ण की जीवनी भी लिखी है, लाला लाजपत राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल में भूटान युद्ध हुआ था। यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, यह हुआ था 1865 में। ध्यान रखिएगा। और इसी समय कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की स्थापना भी किया था और इसने अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था। और इसी के समय 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना भी हुई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वायसराय के काल में भूटान युद्ध हुआ था। यह हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया है। अगला है 51 नंबर, कह रहा है कि बुर्ज होएवन गुफ कराल नामक स्थल किस काल के हैं। यह किस काल के हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह नौपाषाण काल के हैं, नौपाषाण काल के, ध्यान रखिएगा। और नौपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होएवन गुफ कराल से अनेक गर्तावास, मृताभांड, हांडी के औजार प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम के गर्त आवास मनुष्य के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य यहाँ मिला है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर कह रहा कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है। किस भाषा में, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में। किस भाषा में, तो संस्कृत में। और भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसने जैन तीर्थंकर का जीवनी चरित्र का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। और भागवती सूत्र जो कि महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं, क्या कहते हैं। यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पोनवारियम। क्या कहते हैं, पोनवारियम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोनवारियम। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। यह था, ध्यान रखिएगा, एक तुर्कदास। कौन था, एक तुर्कदास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए।
ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासन बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? बताइए समाधि कहाँ है? तो यह समाधि है, देखिए बताइए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए और बताइए कहाँ है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। बताइए इसमें से कहाँ है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में। इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदौर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंदौर नहीं होगा इसका, इंदौर नहीं होगा, इसका हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उज्जैन। उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मिलान करने वाला है। कह रहा है कि सुमेलित करें बिहार के व्यक्तित्व और विशेषता। बिहार के विशेषता और व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करने वाला है, कूट वाला क्वेश्चन है। पहला में दिया गया, इसमें पहले सूची में बिहार के व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरे सूची में उनके विशेषताएं दिए गए हैं। इनको मिलान करना है, बताना है कौन सही होगा इसमें। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पहला है इसमें, पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला है महोसद कुमार। महोसद कुमार, यह इसके विशेषता क्या है? इनके विशेषता का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा बौद्धकालीन वैद्य थे। क्या थे यह? बौद्धकालीन वैद्य थे, ध्यान रखिएगा। महोसद कुमार जो कि ये बौद्धकालीन में क्या थे? बौद्ध थे, वैद्य थे। तो देखिए इसमें एक का बी इसमें नहीं है, एक का बी इसमें नहीं है, एक का बी इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक आंसर याद से आसानी से क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। तो कूट वाला में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक से एक या दो क्वेश्चन याद रहना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला आप यहाँ से बना सकते हैं कि वाचस्पति मिश्र जो कि भाष्यकार थे। क्या थे? भाष्यकार। और बेरोचन जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। ये क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि 1867 ईस्वी आत्माराम पांडुरंग और M.G. रनाडे के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की मुद्रा थी, ध्यान रखिएगा, लिब्रे। क्या थी? लिब्रे थी, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। टेले एक प्रकार की भूमि कर तथा टीथे एक प्रकार की धार्मिक कर था, जो कि फ्रांस में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, टेले क्या था? तो एक भूमि कर था, लैंड टैक्स था, और टीथे जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, रिलीजन टैक्स था, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। और ये क्या था? दोनों फ्रांस में था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन के पिता कहा जाता है। नेपोलियन के पिता किससे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्ले बोनापार्ट का। कार्ले बोनापार्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। और जोजेफाइन नेपोलियन की पत्नी थी और जिसे नेपोलियन ने तलाक देकर ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मोरिया लुइस से शादी कर ली थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कह रहा है कि तुमने गलती की है, तुमने गलती की है। तो इसमें बताइए कौन सही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यू हैव मेड अ मिस्टेक। यू हैव मेड अ मिस्टेक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है कि अ रिपोर्ट डिस्कस अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन।
इसका राइट आंसर बताइए, ये हो जाएगा डिटेल्स। क्या हो जाएगा? डिटेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसको वॉइस में चेंज करना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी। इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी। ये हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पीरियड्स। क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। इसमें वर्ब देखना है कौन सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि दे डैश डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। इसमें वर्ब बताइए कौन लगेगा? इसमें वर्ब लगेगा, ध्यान रखिएगा, हैव बीन स्टडिंग। क्या लगेगा? हैव बीन स्टडिंग। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आई विश आई डैश डैश अ मिनिस्टर। इसमें बताइए क्या लगेगा? इसमें सुटेबल बताइए। इसमें हो जाएगा आई विश आई वेयर अ मिनिस्टर। आई वेयर लगेगा, इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। प्रोम्प्ट का इसका बताना है नाउन फॉर्म। इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा प्रॉम्प्टेंस। क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्टनेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड लक मीन्स यानी से गुड बाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे समवेष्ट में होता है। यह होता है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत में होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है। इसमें बताना है हाइड्रा अम्ल कौन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। इसमें HCl एक क्या है? हाइड्रा अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। चलिए बताइए इसमें कौन सही होगा। देखिए पहला है बॉयल्स नाम। इसका देखिए फार्मूला ही दे दिएगा। बॉयल्स नाम में बॉयल्स लॉ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका सी। बॉयल्स का नियम सी हो जाएगा। यानी V से वॉल्यूम समानुपाती है किसना? 1/प्रेशर से। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए का सी इसमें किस में है? ए का सी इसमें नहीं है, ए का सी इसमें नहीं है। 2 ऑप्शन बच गया। उसके बाद चार्ल्स का नियम जो कि ये हो जाएगा वॉल्यूम समानुपाती होता है किससे? टाइम से। तो ये हो जाएगा सेकंड का ए इसमें किसमें नहीं है? सेकंड का इसमें नहीं है, सेकंड का ए इसमें है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और एक बच गया दाब प्रेशर का नियम जो कि ये हो जाएगा प्रेशर समानुपाती क्या हो जाएगा? टाइम नहीं टेम्परेचर वाइज। टी यानी टेम्परेचर, ऊपर भी टेम्परेचर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसमें बताना है एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है। इसमें होता है डायस्पर। क्या हो जाएगा? डायस्पर। इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन याद रखिएगा। मैग्नीशियम के पूछेगा तो कार्नेलाइट, कैल्शियम के फ्लूओरस्पार और कॉपर का एजुराइट। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल साल्ट के एक अणु में अरावा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? बताइए कितने होते हैं। तो इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा, 10 अणु। कितने होते हैं? 10 अणु। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है। यह होता है किसमें, ध्यान रखिएगा, यह किसमें होता है, यह होता है, ध्यान रखिएगा, यह अम्ल फेरस सल्फेट में होता है। किसमें, फेरस सल्फेट। इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, जिसे हारा कशिश भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हैलोजन शब्द बताना है कौन सा है। हैलोजन शब्द का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। हैलोजन शब्द का अर्थ हो जाएगा लवण उत्पादक। क्या हो जाएगा, लवण उत्पादक। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य इसमें हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किया जाता है। यह किया जाता है किसमें, यह किया जाता है शरीर के दर्द एवं बुखार उतारने में। ध्यान रखिए, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखिए हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीराबाई किस काल की कावित्री है। मीराबाई किस काल की कावित्री है। ध्यान रखिएगा, किस काल की है, क्या है, भक्ति काल के। किस काल के हैं, भक्ति काल के। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भक्ति काल के। अगर आदि काल के पूछेगा तो इसमें कौन कौन से कवि थे, ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबाई, सरहप्पा, उसके बाद स्वयंभू। ध्यान रखिएगा, अगर भक्ति काल में पूछ देगा तो इसमें तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, उसके बाद रैदास। रीति काल में पूछ देगा तो ये हो जाएगा घनानंद बिहारी, उसके बाद भूषण, रसखान। उसके बाद अगर पूछ दे आधुनिक काल के कवि तो प्रसाद पंत, निराला, महादेवी, मैथिली शरण एवं रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि न्यू सिलेबस के अनुसार सिलेबस चेंज कर दिया गया है। 10th और 12th कहीं डाल दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा सब, तभी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाचार की तावीज़ के लेखक कौन है। इनके लेखक का नाम है, ध्यान रखिएगा, हरिशंकर परसाई। क्या नाम है, हरिशंकर परसाई। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा अति। उपसर्ग यानी जो पहले लगता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सभी का व्याकरण का एक सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें अलग अलग रहेगा, जिसमें प्रत्यय का अलग रहेगा और उपसर्ग का अलग रहेगा, सब अलग अलग रहेगा। इसको एक बार कंप्लीट देखिए लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटेगा। ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द भी लेकर आएंगे। विलोम शब्द का डाल दिए हैं वीडियो, उसका अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, उसका वीडियो डाल दिए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा उसका, वहाँ से 1-2 नंबर जरूर पूछ देगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं इसमें पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, नहीं है, इसमें नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भयानक नहीं होगा, बाकी ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम। सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछ रहा है, इसका विलोम हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगर इसका अर्थ पूछता तो अर्थ हो जाता छोटा। सूक्ष्म का अर्थ छोटा और स्थूल का अर्थ बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक शब्द कौन सी है, शब्द का नाम है, ध्यान रखिएगा, यायावर। क्या है, यायावर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन होगा, अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें बताना है कौन एक अशुद्ध है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो अशुद्ध इसमें नारायण है। क्या है, नारायण, ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द भी पूछता है तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है। बताइए इसमें किसमें दोष है। यह दोष है अनवीति में। किसमें है, अनवीति में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अनवीति क्या होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा पद के लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार किसी दूसरे पद में होने वाली परिवर्तन को ही अनवित कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोड आइलैंड रेड क्या है। रोड आइलैंड रेड क्या है? तो यह है, ध्यान रखिएगा, एक मुर्गी। क्या है? एक मुर्गी है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? इसमें कितना होता है? इसमें होता है 81:19। 81:19 होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? 24 जोड़ा गुणसूत्र जो कि चिंपांजी में पाया जाता है। किसमें? चिंपांजी में। ध्यान रखिएगा, किस में पाया जाता है? चिंपांजी में। किस में पाया जाता है? तो चिंपांजी में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर पूछ देगा मानव में तो 23 जोड़ा, बंदर में तो 21 जोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोर्टिकोल्स। क्या कहते हैं? कोर्टिकोल्स। ये क्या है? ये लाइकेन है। और रोसेला नामक लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ के संबंध में असत्य बताना है। कौन गलत है इसमें? केचुआ के संबंध में इसमें हो जाएगा ये वाला तो सही है। इसमें 4 जोड़ी हृदय होती है, ये सही है। और इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी सही है। इसमें एक नेत्र होता है, ये गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी इसमें कौन हो जाएगा? सबसे छोटी मांसपेशी इसमें हो जाएगा। सबसे छोटी मांसपेशी इसमें कौन हो जाएगा? स्टेपिडियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो यह करता है इमाइलेज। कौन करता है? इमाइलेज। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन तथा पेंटोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगर लाइपेज का पूछेगा तो यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है। यह किससे बनना होता है? यह बनना होता है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगर इसका सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? सूत्र ध्यान रखिएगा, सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CaC2O4। CaC2O4 ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि मैसूर में है। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो कि लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? इसमें कौन सी बीमारी होती है? तो यह होती है केराटोसिस। क्या होती है? केराटोसिस। अगर पानी में अधिक आर्सेनिक विष मिल जाए तो उसमें उस कमी से बीमारी होती है केराटोसिस। क्या होती है? केराटोसिस। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यह उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा, यह उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और ध्यान रखिएगा, शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की
आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? यह लगाया गया है, ध्यान रखिएगा, 7%। कितना? 7%। ध्यान रखिएगा कितना? 7%। और केंद्रीय बजट 23-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया था और यह अमृतकाल में पहला बजट है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? यह लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। कब तक है? 2025 तक। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और दूर संचार के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरगार्ड फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है किसे? स्वाति नायक को। किसे? स्वाति नायक। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया है? यह कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है, ध्यान रखिएगा, यह मनाया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका थीम क्या था कि अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो ध्यान रखिएगा, केरल ने। किसने किया? केरल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर कंप्लीट हो गया 1। चलिए हम लोग सेट नंबर 2 देख लेते हैं। इसी तरह हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं 1 से 5 सेट तक। कितने? 1 से 5 सेट तक देखने वाले हैं कंप्लीट। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 7 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग अगला सेट की ओर बढ़ते हैं।